हेलो फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपके पास एक नई सोच और हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बचपन की बिताई हुई समय की जानकारी करवाने आई हूँ। यह आत्मकथा खुद राष्ट्रपति द्वारा लिखा गया है। इसके माध्यम से हम उनके बचपन के सुनहरे पलों को याद करेंगे। आइए अब हम सब पढ़ते हैं क्या प्रथम राष्ट्रपति का बचपन। हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सबको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए उनके एक बचपन के सुनहरे पल को हम लोग जानते हैं, जो उन्होंने खुद अपने ही कहानी के थ्रू उन्होंने बताया है, लिखा है। वो अपने बचपन में आखिर वो अपने ये कहानी खास तौर पे वो अपने शिक्षक और अपने बारे में लिखा है। तो इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके बचपन में ऐसा क्या क्या होता था, जो हम लोग के भी बचपन में होता है, जो सबके बचपन होता है। कुछ ऐसी बातें होती है जो सबके साथ कॉमन होता है। तो वो अपने शिक्षक और ये अपने बारे में इस कहानी में लिखे हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रथम राष्ट्रपति का बचपन, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं। पाँचवें या छठे वर्ष में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। क्या कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि जो पाँचवें या छठे, जब वो 5 या छठे साल के थे तो उन्हें क्या करवाया गया? अक्षरारंभ करवाया गया। अक्षरारंभ का मतलब क्या हुआ? सीखने की शुरुआत, उन्हें लिखने के लिए कुछ सिखाया गया था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरम मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जैसे हम लोग अपने भगवान को, गॉड को याद करके हम लोग अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो हम लोग लिखना सिखाते हैं ना सबसे पहले, ठीक उसी प्रकार उनका भी अक्षरम हुआ था। पर उस समय उन्हें यहाँ प्रचलिता क्या थी कि जो मौलवी साहब थे वो अपना भाई बिस्मिल्लाह करवा के वो अपने गॉड को याद करके यह शुरू किए थे। जिस दिन अक्षरम हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाइयाँ बांटी गई। जिस दिन उन्हें लिखने के लिए सबसे पहले बताया गया, उस दिन क्या हुआ? मिठाइयाँ बांटी गई, मौलवी साहब आए और क्या हुआ? हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुत्र किए गए, उनको 3 विद्यार्थी उनको दिए गए। कौन कौन? एक मैं भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये कहानी को अपनी आत्मकथा को लिखा है। तो जब जब ऐसी बातें, तो आप समझिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है। तो भाई एक मैं और दूसरे वे जो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई थे। कुटुंब का मतलब क्या होता है? हमारे परिवार में या खानदान में जो लोग होते हैं उसे हम कुटुंब बोलते हैं। तो उसके चचेरे भाई और तीसरे यमुना प्रसाद जी थे। 3 लोगों का अक्षरम हुआ। जो हम दोनों से बड़े थे वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। कौन? यमुना प्रसाद जी, जो 2 लोगों से बड़े थे। वो कौन कौन? एक हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से और एक उनके कोई कुटुंब में ही चचेरा भाई, वो दोनों से यमुना प्रसाद बड़े थे। उनके एक चचा, जो मेरे भी चचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। उन्हें क्या था? दोनों को मजाक पसंद था। वे मेरे पिताजी के छोटे भाई थे। जो इनके चचा थे वो इनके पिताजी के क्या थे? छोटे भाई थे। पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। अब भाई भाई है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी अपने बड़े भाई या छोटे भाई जैसे कुछ ना कुछ तो गुण एक दूसरे को मिलता ही है। बहन बहन में, भाई भाई में, ये तो स्वभाव है, ये तो मिलना ही है। तो उस तरह से इनके पिताजी के कुछ गुण उनके चचा ने भी सीखा था। क्या सीखा था? चलिए जानते हैं। वे घोड़े के सवारी करते थे। पहले के लोग घोड़े की सवारी बहुत ही किया करते थे और अच्छा भी लगता था। सोचो वो घोड़े की सवारी किया करते थे। वो बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे। फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। कौन? उनके चचा।
उन्होंने सब कहाँ से सीखा था? अपने ये भाई से ही। हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्हीं से ही। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए विचित्र स्वभाव के आदमी थे। जो इन्हें पढ़ाने आए थे, जिन्हें हम लोग गुरु बोलते हैं, तो ये अपने भाषा में उन्हें क्या बोलते थे? मौलवी साहब। वो थोड़ा विचित्र स्वभाव के आदमी थे। वो कैसे थे? विचित्र स्वभाव के थे। विचित्र का मतलब क्या होता है? अजीब तरीके का। मतलब ये होता है ना, सबका थोड़ा सा अलग अलग स्वभाव था, इनका भी थोड़ा अजीब सा स्वभाव था। वो क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे बताएंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सी बातों पर उनको दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वे एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। वो हर चीज़ों पे अपना दावा देते थे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। उनको मतलब हमेशा हर चीज़ों पे दावा था। तो जो बलदेव चचा जो इनके थे, उनके लिए वो क्या बन गए? मजाक का उपयोग बन गए। चचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वे भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो जानते या कर सकते हैं। वो उनके जो चचा थे वो थोड़ा सा हवा पानी देते, उनको थोड़ा सा चढ़ाते किसी बात पे, और जो मौलवी साहब था वो लास्ट में हुकारी भर ही देते कि हाँ हाँ ये काम तो मैं ऐसे आसानी से कर दूंगा, हाँ हाँ ये काम तो मैं कर चुका हूँ। मतलब मौलवी साहब इस तरीके का आदमी थे। एक होता ना किसी किसी का नेचर हर चीज़ में सोचता मैं कर ही लूँगा, मैं कर सकता हूँ, आई एम परफेक्ट। बस जाहिर सी बात थी कि मौलवी साहब भी इसी तरह के थे। तो उनके चचा क्या करते थे? जो बलदेव थे वो हवा पानी दिया करते थे और वो उस हवा पानी में फंसते चले जाते थे मौलवी साहब। और वो इन लोगों के लिए क्या हो जाता था? थोड़ा बहुत मजाकिया का बात हो जाता था। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलने में भी खूब जानते हैं। देखिए मौलवी साहब क्या कहते थे कि मैं शतरंज तो बहुत अच्छा खेल लेता हूँ। बलदेव चचा मौलवी साहब के साथ शतरंज खेलते पर वे कभी ना जीतते। बलदेव जो चचा थे वो मौलवी साहब के साथ हमेशा शतरंज खेलते थे पर मौलवी साहब कभी भी जीतते नहीं थे। हम बच्चे इन मजाकों को कुतूहल से सुनते। जब ये सब बातें तो उत्सुकता से सुनते। ये सब बातें जब होती थी ना, एक दूसरे को हम लोग बताते ना कभी कभी कि हमारे स्कूल के मतलब काफ़ी पेरेंट्स भी अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो हम लोग अपने बच्चों को कभी कभी शेयर करते हैं ना कि हमारे स्कूल में ये होता था वो होता था। तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो उत्सुकता से वो बात सुनते हैं। और अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे तो जब हम अपने छोटे भाई बहन या किसी को दोस्तों को अपनी स्कूल की कहानियाँ जब सुनाते हैं तो हम लोग कैसे उत्सुकता से सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अपने मौलवी और अपने चचा की कहानियों को अच्छा से सुनते थे और मतलब थोड़ा हंसी खुशी हो जाया करता था, ऐसा माहौल बना करता था। हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। चाह कर भी हंस नहीं सकते थे। रीज़न क्या था? क्योंकि कैसे हंस सकते हो भाई? अब कहीं टीचर की बातें हो रही है, बड़े बुजुर्गों की बातें हो रही, तो इस बीच में कोई कैसे हंस सकता है? एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं। मौलवी साहब से चचा ने क्या कहा? बलदेव चचा ने, जानते हैं बाग में क्या आ गया है? बंदर आ गया है। उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। और उनको कैसे भगाया जा सकता है? गुलेल मारकर। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे, क्योंकि उनका तो हैबिट था कि मैं कर सकता हूँ हर बात में। किसी किसी की हैबिट होती है ना, बस उसी तरह उनके मौलवी साहब का भी आदत था। वह बोल उठे कि वे गुलेल चलाना अच्छी तरह से जानते हैं। लो अब क्या कहना था? जब वो बोल ही दिए तो बलदेव चचा सब समझ गए। मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए और उन्होंने गुलेल और गोली उनको सुपुर्द करके कहा कि खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। ऐसा खींच के गुलेल को मारिए ना कि वो बंदर क्या हो जाए? गिर जाए।
मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश की। इतने में ही उनकी बाएं हाथ के अंगूठे से खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वह सहम कर बैठ गए। भाई ऐसा थोड़ा होता कि हर काम आप जान ही रहे हैं, पर मौलवी साहब को आदत था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो भाई उनके चचा जी भी होशियार थे, वो बोले ठीक है मौलवी साहब अब कर सकते हैं तो चलिए ज़रा करके दिखाइए। तो मौलवी साहब ने जैसे ही गुलेल को खींचा, बस उनके बाएं अंगूठे से क्या खून टपकना शुरू हुआ और जब दर्द हुआ तो वो सहम कर चुपचाप बैठ गए। सहम कर मतलब डर कर वह बैठ गए। गोली बंदर की बजाय वे खुद को मार बैठे। वो क्या किए, गोली जो बंदर को लगना था वो उनको खुद को ही लग गया। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। सारे लोग टहलने निकले थे। उसी बीच में कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे, मौलवी भी थे और वो उनके बलदेव चचा भी थे। किनके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। तरह तरह की बातें हो रही थी, थोड़ा इधर की बातें हो रही थी, थोड़ा उधर की बातें हो रही थी। इतने में सामने से सांड आ गया। ओ माय गॉड, अब क्या होगा दोस्तों अब इतने में क्या हो गया, सामने से सांड आ गया। सबने कहा यह सांड लोगों को मारता है। सारे लोग ने कहा ओ माय गॉड, ये सांड तो सबको मारता है। बलदेव चचा के इशारे पे मौलवी साहब कब डरने वाले थे, उन्होंने डरा ही नहीं। मौलवी साहब वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें ही दे पटका। लो अब क्या हुआ कि मौलवी साहब को फिर से थोड़ा सा चचा जी ने हवा दे दिया और वो बेखौफ हो गए, बिल्कुल डरे ही नहीं और आगे बढ़े। बस मौलवी साहब को फिर से सांड ने पटक दिया। फिर से लोगों को एक हंसी वाली बात हो गई कि भाई अब जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है, जिससे से सचमुच में डरना चाहिए, उसमें भी हम भिड़ने चलेंगे तो होगा क्या, मजाक की वस्तु ही तो बनेंगे ना। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। एक दिन बलदेव चचा ने बोला कि ऐसा है मौलवी साहब कि चलिए मैं आपको बंदूक की शिक्षा देती हूँ। कोई काम वे नहीं जानते, इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। ऐसा उनको खराब बुरा लगता था कि ऐसा थोड़ा कि मैं बंदूक नहीं चला सकता, मुझे बंदूक चलाना आता है। खैर ये भी अच्छी बात है कि हम अगर सोचते हैं कि हमें भाई हर काम आता है तो अपने शान पे होना चाहिए, पर लेकिन जब सोचते हैं तो करना भी आना चाहिए। पर मौलवी साहब बेचारा ना सीखना जानते थे ना कुछ, उन्हें बस आता था कि मुझे यह करना आता है। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। लो सीधे बोल दिए कि नहीं मैं तो अच्छा निशाना लगा सकता हूँ बलदेव, कौन कह रहा है कि मुझे बंदूक चलाने नहीं आता। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंची दरख्त पर एक दरख्त का मतलब होता है पेड़, जो पेड़ के ऊपर होता है ना उसको दरख्त बोलते हैं। सबसे ऊपर बोले टहली को, ठीक है। दरख्त पे गिद्ध बैठा नजर आया। क्या नजर आया, एक गिद्ध बैठा हुआ नजर आया। वह काफी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। गिद्ध जो था काफी ऊंचाई पे था। देखिए यहाँ पे वो सीन भी दिखाया गया, ये गिद्ध, ठीक है, देख रहे हैं ना। और बंदूक को क्या किया जाता था, खड़ा होकर ही निशाना लगाया जा सकता है। यहाँ मौलवी जी ने निशाना लगाना शुरू कर रहे हो। ये रहे उनके बलदेव चचा। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी वह पुराने किस्म की थी। वो कैसी थी, पुराने किस्म की थी। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी। OMG, वो तो कभी बंदूक चलाए ही नहीं थे और उन्होंने तो भाई बोल दिया कि मैं तो अच्छे से बंदूक चला सकता हूँ। उन्होंने खड़ी बंदूक की सीने पर रखकर ज्यों ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े, क्योंकि बंदूक को कभी चलाए थे। जैसे ही उन्होंने बंदूक चलाना सीखा थी आज शुरू किया, गिरना चाहिए था गिद्ध, कि गिर गए खुद ही। उन्हें उठाकर घर लाया गया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। मतलब इस तरह से उनका बचपन में कहानियाँ चलती रही। वो क्या करते रहे, फारसी पढ़ते रहे।
जो ऐसी कुछ मतलब यादें थे जो वो हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे, तो उन्होंने इस आत्मकथा के अनुसार लिखा। और बाकी में अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। अब ये मौलवी साहब वहाँ से चले गए, अब दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। अब दूसरे आए, अब आगे देखते हैं दूसरे का क्या हाल है। वे बहुत गंभीर थे, सारे लोग तो वो तो मजाकिया किस्म के थे, ये गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सीखते थे, खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के बारे में देखिए, कितनी सुनहरी सुनहरी यादें हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है। हमें कितना अच्छा लग रहा है उनके बचपन की जानकारियाँ, मतलब खूबसूरती से वो अपने बचपन के बारे में लिखे, जो हम जान पा रहे उनके बारे में, तो कितना अच्छा लग रहा है। आई थिंक आप सबको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा उनके बारे में जानकर। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्त पोस्ट पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। तख्त पोस्ट मतलब जो नीचे बिछाते हैं ना, जिस पे बैठा जाता है मैट टाइप का, उसको बोलते हैं तख्त। पर उसे एक चादर होती है, उसी के बारे में बोला गया है। और सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता था। सबसे पहले जाना है और जो पाठ पहले पढ़ाया गया उसे क्या करना है, दोहराना है। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतनी ही जल्दी नया सबक पढ़ाया दिया जाता था। भाई जो जाहिर सी बात है, जो जितना जल्दी सब कुछ याद करेगा उसको फिर से नया सबक मतलब पाठ है, उसे नया पाठ फिर से पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता था। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। तो जो उन लोग क्या पढ़ते थे, प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद ना करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते किताब बंद करो। अगर सुना दोगे तो ठीक है, वो हुक्म देते थे भाई कि बंद करो, और नहीं तो फिर नहीं बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उसी तख्त पोस्ट पर सोना पड़ता। जो तख्त पोस्ट में लोग पढ़ते थे ना, उसी पर फिर से सोना पड़ता, इसलिए उसको धोओ फिर सुखाओ तब तो उस पर सोओगे। मौलवी साहब चरपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। जब दोपहर हो जाती थी तो दूसरा भाई चैप्टर मिला है उसको याद करो, अगर नहीं याद करोगे तो कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं है। संध्या को जल्दी नींद आती। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख ना ले। ये दूसरे टाइप के मौलवी आए, वो तो मजाकिया टाइप के थे, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। होना भी चाहिए बच्चों के साथ, बहुत थोड़ा बहुत कभी कभी ज़रूरी होता है, और उनके भले के लिए ही किए करते हैं टीचर भी, नहीं तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। क्या 2 उपाय थे? खेल कूद में यमुना भाई लीडर थे, जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते, और पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। यमुना भाई रेत की छोटी पोतली बना लेते और उसे छिपाकर दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती। क्या होता था ना कि जो एक होता है, आज भी गांव में लोग लैंप या लालटेन टाइप का कुछ बोलते हैं, उसको दिया जलाया जाता है, उसमें पढ़ते थे। तो वो जो यमुना भाई थे वो क्या करते थे, एक छोटा सा पोटली बनाते थे रेत का, उसमें डाल देते थे ताकि रेत तेल को सोख ले। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्दी बुझने पर आ जाता। अब मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला, और वे मजबूर होकर किताब बंद करने को हुक्म दे देते। वो अपने दाई को बोलते कि आखिर तेल इतना कम क्यों डाला, बच्चे लोग ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा, भाई थोड़ा तेल ज़्यादा डालो। और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ वो दूसरे मौलवी साहब ने ही दे दिया।
हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर हमें छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अपना बचपन का आत्मकथा। यह पाठ मैं इसलिए पढ़ाई थी कि ताकि हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो छात्र जीवन के बारे में जो जानकारी है मैं आपको प्रदान कर सकूं, कि वह अपने गुरु और शिष्य, जो दोनों गुरु और शिष्य का जो था आत्मीयतापूर्ण संबंध, वह इस कथा से रेखांकित होता है बच्चों। तो मैं वही आप लोगों के सामने रखना चाहती थी कि वो अपने बचपन में अपने शिक्षक के साथ, अपने खुद मतलब भाई चाचा सब के साथ उनका कैसा था, उस चीज़ को वह बताना चाहती थी। आई थिंक आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू।